मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझसे जुर्म हुआ है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और माफी चाहता हूं। इसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। गोपाल शिंदे। सिचुएशन क्या है? फिलहाल तो कंट्रोल में लग रही है। क्या लगता है सिचुएशन संभल जाएगी? हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। वार्ड बॉय गोपाल शिर्के बेहद परेशान था। डॉक्टर कपिल भी हैरान परेशान थे। किसी से कोई गलती हुई थी, जुर्म किसी और का था और कोई और उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। जहां अपराध हुआ था उसे उसी चार दीवारी में कैद करने का प्रयास किया जा रहा था और यह उम्मीद की जा रही थी कि ना तो उस अपराध की कभी कोई दस्तक होगी, ना दरवाजा खुलेगा और ना ही वो अपराध कभी दिन की रोशनी देखेगा। मनोज, गोपाल, जा रही हूँ मैं। और हाँ, सो मत जाना मेरे पीछे से। क्या मैडम, कभी कुछ नया भी बोल लिया करो, रोज एक ही बात बोलती रहती हो। जिस टाइप के तुम लोग हो ना, रोज याद दिलाना जरूरी है, समझे? यार ये बहुत प्रवचन देती रहती है।
नींद आ रही है। इसलिए वो कल्पना तुझे बोलती रहती। अभी कल्पना गई ना यार, एक झपकी मार लेता हूँ, ठीक है? और देख, मैं उठ जाऊंगा ना, उसके बाद तू भी सो जाना। ठीक है, सो जा। क्या हुआ प्रिया? मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? मेरी मम्मी ना दिन भर चप्पड़ चप्पड़ करती है, सोने ही नहीं देती। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी भी चालू करती है। ठीक है बाबा, चलो अभी बहुत समय हो गए ना, चलो सो जाओ। चलो नहीं आती नींद। ये बंद करो और सो जाओ। बैठो, चलो चलो लेट जाओ। मम्मी, इधर है मम्मी, कोई नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा और तुम सो जाओ। चलो, और कल सुबह जल्दी उठना है ना, बाहर घूमने जाना है ना। वेरी गुड, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वेरी गुड। नहीं आ रही नींद मुझे। दवाई कड़वी ही होती है। ये तो बहुत ही कड़वी है। नाक बंद करके पी जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। लक्ष्मीताई, कशी आहेस? काय झालं? अरे सुबह सुबह मूड क्यों खराब है? प्रिया, प्रिया चलो उठो, 9 बज गए, उठो। थोड़ी और देर सोने दो ना। बहुत हुआ सोना, अभी घूमने का टाइम है ना, चलो उठो। दीदी, कल रात को ना मुझे एकदम नींद नहीं आई। क्यों? हमेशा की तरह मम्मी ने मुझे परेशान किया। उसके बाद ना गोपाल ने भी मुझे तंग किया। क्या किया गोपाल ने? वो मेरे पास आया और ना मैंने उसे बताया कि मेरी मम्मी चप्पड़ चप्पड़ करती है, मुझे सोने नहीं देती। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अच्छे से सुला दूंगा, और उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे तंग किया, मुझे सोने नहीं दिया। मैम वो ठीक नहीं है। बोल क्या रही है? यही कि गोपाल उसको देर तक परेशान करता रहा। कहाँ है गोपाल? उसकी रात की शिफ्ट थी, अभी तो वो घर चला गया। तुम एक काम करो, प्रिया को लेकर मैं उससे बात करूं। ओके मैम। प्रिया, मुझे बताओ क्या हुआ था? वो मुझे बोला कि कुछ दिखाएगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। मुझे तंग करता रहा, मुझे परेशान किया उसने। मुझे अब क्या करना होगा? कुछ नहीं प्रिया, बस लेट जाओ। गुड गर्ल ना, चलो।
आंटी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं प्रिया, तुम बस आराम से लेटी रहो। हाँ देविका, प्रदीप, कहाँ हो तुम? मैं दूसरे हॉस्पिटल आया था कंसल्टेंसी के लिए। क्यों, क्या हुआ? क्लिनिक आ सकते हो अभी? पर हुआ क्या? बहुत अर्जेंट है। ठीक है, आता हूँ। कल्पना, गोपाल को बुलाओ अर्जेंटली, लेकिन रीजन मत बताना। ओके मैम। कहाँ है गोपाल? आ रहा है। क्यों, मुझे क्यों बोले? ये तो सर और मैडम ही बताएंगे। अनीता, तुम लोग और कितनी गंदगी फैलाओगी? प्रिया, अनीता, प्रिया, 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 गड़बड़ तुम लोग करती हो और सुनना मुझे पड़ता है तुम्हारे बाप से। सारा दोष मेरे ही माथे आता है। देखो देखो क्या कर डाला तुम लोगों ने। प्रिया, मैंने बोला ना, और कान फूट गए क्या तेरे? प्रिया, बिखेरती रहो, फिर बैठ जा हाथ पे हाथ रख के। देखो क्या कर डाला तुम लोगों ने। प्रिया उठो, मैंने बोला ना उठ। ये पहली बार हुआ है ऐसे तो नहीं लगता। पिछले 6 सालों से हो रहा है। क्या आपको या इनकी माँ को ऐसा कुछ, मतलब किसी किस्म की परेशानी? प्रिया और अनीता की माँ मेरी पहली पत्नी थी। वो भी दिमाग से थोड़ी परेशान थी। अनीता मेरी बड़ी बेटी, उसने तो अपने आप को संभाल लिया कैसे भी करके, लेकिन प्रिया वो अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। उस पे उसकी माँ के हरकतों का, उसके व्यवहार का बहुत असर हुआ है। कहाँ है इनकी माँ? पता नहीं, कुछ 3 साल पहले एक कागज के टुकड़े पे मैं जाती हूँ, कभी नहीं आऊंगी करके लिख के चली गई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया। प्रिया को लगातार लंबे इलाज की जरूरत है। आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमेशा मुझे ही क्यों टोकती हो? मैंने कुछ नहीं किया। प्रिया, कोई तुझे कुछ नहीं बोल रहा है। मम्मी नहीं है वहाँ पर। प्लीज दरवाजा खोल। सारा प्रिया, दरवाजा खोल। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें चोट लग जाए। सुन रही है ना तू? प्रिया, देख मैं तेरी आई हूँ। देख तेरी आई कितने प्यार से तुझे बुला रही है। प्रिया, दरवाजा खोल। आजकल क्या बताएं, बहुत डर लगता है कहीं अपने आप को कुछ कर ना बैठे। साहब, उसे जब दौरे पड़ते हैं ना तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब से इसका इलाज शुरू हुआ है, सुधार के कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे। शायद जब दवा का असर खत्म हो जाता है तो इसे इसका इमेजिनरी वर्ल्ड फिर से घेर लेता है। ये एक्चुअली मेंटली ग्रो ही नहीं कर पा रही। तो क्या करें, क्योंकि इसे संभालना हमारे बस के बाहर हो जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, इसे हमारे क्लिनिक में भर्ती कर दीजिए। हमारी देखरेख में रहेगी तो हो सकता है कि वक्त के साथ सुधार आ जाए।
क्या हुआ था गोपाल? कुछ नहीं मैडम, मैंने तो बस उसको सुलाया था। देख गोपाल, प्रिया की हालत जैसी भी हो, लेकिन तू ये मत समझना कि जो तूने उसके साथ किया है वो सामने नहीं आएगा। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया है, तूने उसे सेक्सुअली वायलेट किया है। मैंने खुद प्रिया का चेकअप किया है और प्रिया ने मुझे साफ साफ बताया कि तूने उसे हैरेस किया है। देख गोपाल, तूने जो कुछ भी किया है सच सच बता दे, वरना मुझे तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। माफ करना साहब, गलती हो गई मुझसे, रोक ही नहीं पाया खुद को, पता ही नहीं क्या भूत सवार था। नहीं आ रही नींद मुझे। तुम्हें सोना है? सोना है ना? हाँ, लेकिन मम्मी ना मुझे सोने नहीं देती। तू मेरे साथ चलेगी, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, फिर ना तुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। चल। कहाँ? चल तो सही, चल। चल दिखाता हूँ। क्या है? अंदर चल तो सही। तुझे पता तूने क्या किया? अरे उस बेचारी को तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। माफ कर दो साहब, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। फोन दे। माफ कर दो साहब, जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक बार माफ कर दो ना। मैंने कहा ना फोन दे। चल अंदर। साहब क्या कर रहे हो साहब? जब तक मैं नहीं लौटता तो यही रहेगा। साहब माफ कर दो ना साहब, साहब ऐसे क्यों करो साहब? साहब माफ कर दो ना साहब, माफ कर दो ना साहब, माफ कर दो ना साहब, माफ कर दो ना साहब। देखिए, ये मामला बहुत ही डिस्टर्बिंग है और हम लोग बहुत ही सावधानी से इसे संभालने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करें ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने हमेशा अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया है, लेकिन उस कमीने की टुच्ची हरकत की वजह से आज क्लिनिक के नाम पर कीचड़ उछलने की नौबत आ गई है। हमारी इज्जत पर धब्बा लग सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, हम सब प्रिया की हालत से वाकिफ हैं, उसके दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखें, उसका इलाज अच्छे से हो। पर ये जो कुछ भी हुआ है, इस सिचुएशन को संभालने के लिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये क्लिनिक की इज्जत का सवाल है। एक बार नाम डूबा तो हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी हुआ है हम उस पर मिट्टी डाल दें और इस बात का जिक्र किसी से ना करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रदीप, प्रिया ठीक से ये तो नहीं जानती कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो अपने घर वालों को बता ही देगी। इस बात की जिद पकड़ ली है उसने। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, मैं अभी तुम्हें दवाई दे दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ? मुझे बाबा से मिलना है, मुझे दीदी से भी मिलना है, मुझे उनसे मिलाओ ना, अभी मिलना है, मुझे मिलाओ ना उनसे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आराम करो प्रिया। मेरी बात कराओ
मुझसे अभी। प्रिया, प्रिया, मेरे ख्याल से हमें उसके घर वालों को बुलाकर बात करनी चाहिए। और अगर उन्होंने मामला पुलिस तक ले जाने की जिद की तो? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर शुरू हुआ मामले को दबाने के लिए एक गुप्त अभियान। उन्होंने कुछ ऐसा स्वांग रचा। चलो एक बार में निकल जाओ इसे जल्दी से। पहले पानी दो। पहले दवा लो, मुझे पता है तुम बाद में लोगी नहीं। चलो चलो। गई अंदर। गुड गर्ल। अगर पुलिस के हवाले कर दिया ना मैंने तुझे, तो मार मार के भुर्ता बना देगी तेरा। प्लीज ऐसा मत करो साहब, मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा आपको। बस एक बार माफ कर दो। एक ही रास्ता है तेरे पास, सिर्फ एक ही रास्ता। 3 लाख का इंतजाम कर। बहुत गरीब आदमी हो, कहां से लाऊंगा इतना पैसे? बहुत सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। पैसों का इंतजाम कर, वरना देता हूं तुझे पुलिस में। साहब एक बार माफ कीजिए ना प्लीज। अपने बाप को फोन लगा और उसको बोल पैसों का इंतजाम करे। अपने बाप को बोल कल आके मुझसे मिले। क्या हुआ, कुछ कहा उन्होंने? नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है कल दोपहर में आके मिलो। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। सुनिए जी। जी? यहाँ गोपाल काम करता है ना, उसका मैं पिता हूँ। अच्छा, बोलिए। गोपाल का मेरे पास फोन आया था कि जल्दी चले आओ। औरंगाबाद से भागा चला आया हूँ, लेकिन यहाँ ना गोपाल है ना उसका फोन बज रहा है, बंद आ रहा है फोन। कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। हर आदमी यही बोलता है कि डॉक्टर साहब आएंगे और वो आपको बताएंगे। देखिए डॉक्टर साहब अभी राउंड पे हैं, वो आपसे जल्दी मिलेंगे। साहब, गोपाल कहाँ है? बात क्या है? बहुत ही गलत काम किया है उसने, अपराध किया है उसने। साहब, किया क्या उसने? उसी से पूछिएगा, वही बताएगा आपको। जाइए। गोपाल, गोपाल तुम चुप क्यों हो? और ये सब लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? और तूने इतने घाई से मुझे क्यों बुला लिया? बोलो गोपाल। मुझे मेरे बाबा से मिलना है। कब आएंगे वो? हाँ, अभी मिलना है मुझे। प्रिया, थोड़ा सब्र रखो, बाबा आ रहे हैं, आ जाएंगे। मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आता है और ना वहाँ पे दुखता भी है। वो गोपाल बहुत गंदा है। प्रिया ने रट लगा रखी है, जब तक वो अपने बाबा से बात नहीं कर लेती वो इस बात को भूलने वाली नहीं है। इस बात ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। पहले मैं गोपाल के बाप से निपट लूं, उसके बाद प्रिया की फैमिली को देखूंगा। गोपाल, गोपाल ऐसे कैसे कर सकता है तू? बाबा गलती हो गई मुझसे,
बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, वो संभल ही नहीं पाया खुद को मैं बाबा। बाबा बचा लेना मुझे बाबा। बाबा पैसे का इंतजाम करो ना बाबा। बाबा मैं मर जाऊंगा नहीं तो यहाँ पे। बाबा मुझे छुड़ाओ ना बाबा। बाबा तुमच्या पोरासाठी काहीतरी करा ना बाबा। देखिए मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। तो आप किसी से पैसे कैसे मांग सकते हैं साहब? आपके बेटे ने गंभीर जुर्म किया है। आप जानते हैं ना कि अगर पुलिस को पता चला तो क्या होगा? आप भी तो डरे हुए हैं साहब। अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो क्लिनिक के नाम पे भी धब्बा लगेगा साहब। सुनिए, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा, मीडिया को भी बुलाऊंगा और प्रेस को भी, और उनसे कह दूंगा कि इंटरनल जांच चल रही है और अपराधी पर उचित कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें उस लड़की का सारी जिंदगी मुफ्त इलाज करना पड़ेगा। हम कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोच लीजिए आपके बेटे गोपाल और आपके परिवार के साथ क्या होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शाम तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके और आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो पहले आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप लोग बैठिए। पण कहा हुआ क्या है? हम सीधे प्रिया से क्यों नहीं मिल सकते? कुछ भी तो नहीं हुआ सर। कुछ तो जरूर हुआ है, वरना आप हमें प्रिया से सीधे मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बैठिए आप लोग। अरे पण अरे हाँ, सिर्फ 10 मिनट रोक के रखो, मैं पहुंच रहा हूं। प्रदीप, वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं। अब वो जल्दी आ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब प्रिया से मिलने से हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें मिलने दो, मैं आकर हैंडल करता हूं। प्रिया से मिलने दो उन्हें। बाबा, मैं बहुत परेशान थी। मम्मी भी मुझे चिल्लाती रहती थी। फिर वो गोपाल आया और उसने कहा कि वो मुझे सुला देगा। फिर वो मुझे बाहर लेकर गया दूसरे कमरे में और मुझे बोला कि मैं कुछ दिखाऊंगा। मैंने उसको पूछा क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिखाया। उसने मुझे परेशान किया, तंग भी किया। वो गोपाल है ना, वो बहुत गंदा है। प्रिया, प्रिया सुन बेटा, क्या किया उसने? हाँ प्रिया, देखिए वसंत जी, जितने सदमे में आप हैं उतने ही सदमे में हम लोग भी हैं। हमें भी उतना ही गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इस मामले को थोड़ा शांति से संभालने की कोशिश कीजिए। जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता। गोपाल कहाँ है? देखिए, गोपाल को उसके हिस्से की सजा मिल रही है। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है गोपाल? देखिए वसंत जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। गोपाल अपने हिस्से की सजा भुगत रहा है। वो प्रिया के साथ ऐसे कर कैसे सकता है? हमने प्रिया को आप लोगों के भरोसे छोड़ा था, आपने होने कैसे दिया? देखिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं और तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। इस मामले को उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। मंजे, वो ऐसे निकल जाएगा आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसे उसके हिस्से की सजा मिलेगी। वैसे तो ऐसे मामलों में किसी भी तरीके का कोई भी हर्जाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप लोग 2 लाख ले लीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए।
मामले को उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 2.5 लाख। मैं जानता हूं कि इस पैसे की आपके लिए क्या अहमियत है, और हम वादा करते हैं हम प्रिया का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये मामला बाहर गया तो हम सभी के लिए बहुत बुरा होगा। हाँ ठीक है, ओके। चार बजे तक गोपाल का बाप पैसे लेकर आ जाएगा। कल सुबह हम प्रिया के माँ बाप को पैसे दे देंगे। समझो कि मामला खत्म। मामला खत्म। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, किसने जुर्म किया, किसने भुगता। लेकिन ये बात, ये अपराध क्या ऐसे ही दब जाने वाला था? साहब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। आप पुलिस को बुलाना चाहते तो बुलाओ। मेरा बेटा अगर अपराधी है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। साहब मैं गरीब जरूर हूं लेकिन ईमानदार हूं। जिंदगी में जैसा भी मुझे मौका मिला मैंने मेहनत की है। बेईमानी की कमाई नहीं की जो एक अपराधी पे उड़ा दूं क्योंकि ये मेरा बेटा है। नहीं साहब, साहब इसके साथ आपको जो करना है करिए। ये मेरा बेटा नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। करना क्या है? अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और इस गोपाल का क्या करें? वही मैं भी सोच रहा हूं। इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए हमें यहां से। मुझसे जुर्म हुआ है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और माफी चाहता हूं। इसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। गोपाल शिर्के। मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूं। और लेटर? ड्रॉर में है। हे भगवान, मैं प्रिया की आई नहीं हूं लेकिन एक औरत हूं। जुल्म हुआ है हमारी प्रिया के साथ और दुख की बात यह है कि वो बेचारी जानती तक नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रिया के साथ यह घिनौना काम करने वाला अगर बच गया ना, यह प्रिया के साथ बड़ा अन्याय होगा। और वो बेशरम लोग हमें पैसों का लालच दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने वो पैसे ले लिए और चुप हो गए तो हम उनसे भी बड़े बेशरम होंगे। तुरंत बुलाइए अपने हस्बैंड डॉक्टर प्रदीप को जहां भी है वो, और बताइएगा मत कि हम यहाँ पे हैं। क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? प्रिया बेटा, तुमने कहा था ना कि गोपाल ने तुम्हें तंग किया, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे इस बात के बारे में सबसे पहले पता चला
और जैसे ही पता चला मैंने सर को, मैडम को, दोनों को तुरंत बता दिया। गोपाल कहाँ है गोपाल? उसे स्टोर रूम में बंद करके रखा है। चाबी? प्रदीप सर के पास, वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं। आपकी वाइफ बोल रही थी कि आपके पास गोपाल का कोई कन्फेशन लेटर है, कहाँ है वो? सारे स्टाफ के, सबके बयान दर्ज करो। यस मैम। और आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। हमें इसका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। जुर्म पर पर्दा डालने की सारी कोशिश बेकार गई। प्रिया की मेडिकल जांच हुई और शुरुआती रिपोर्ट में ही यह बात साबित हो गई कि प्रिया का यौन शोषण हुआ है। प्रिया का इलाज किसी दूसरे अस्पताल में चल रहा है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेहद सावधानी से उसका स्टेटमेंट लेने का प्रयास कर रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। गोपाल को आईपीसी की धारा 376 के तहत बुक किया गया है। जो लोग इज्जत बचाने के लिए लीपापोती करते हैं, आखिर में वो अपनी इज्जत खो ही बैठते हैं। बहुत से लोग ये तर्क पेश करेंगे कि अक्सर पावरफुल और रसूख वाले लोग अपने प्रभाव से अपने बुरे कर्मों को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक आम सामान्य इंसान तो हमेशा अपने जमीर की आवाज सुनते हुए सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी ही जिएगा। और यही विचार वो अपने बच्चों और अपनी नई पीढ़ी को सौंपना चाहेगा, ना कि उनकी तरह बनना चाहेगा जो अपनी और अपने परिवार की काली करतूतें छिपाते फिरते हैं ताकि उनका रुतबा बना रहे। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, यहां से लेके वहां तक। टाइटल भी एकदम क्लियर है, 7/12 पार्टी के नाम पे। प्लॉट भी एनए हो चुका है। हाँ, पार्टी से बात चल रही है जी। रमेश जी, ये ब्रोकर जो कीमत बता रहा है वो मार्केट रेट से बहुत कम है। भाव कम है इसलिए तो खरीद रहा हूँ। सस्ते का सौदा है। कुछ ज्यादा सस्ते का नहीं लग रहा? कई बार सुप्रिया, पार्टी कोई अड़चन में आ जाती है तो घाटे का सौदा भी कर लेती है। ऐसा ना हो रमेश जी कि इस सौदे के पीछे कुछ और ही मकसद हो जो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। जब किसी सौदे में फायदा जरूरत से ज्यादा हो तो रुककर सोचना जरूरी है, और खासकर जब वो सौदा प्रॉपर्टी का हो। बाजार की कीमत से कुछ ज्यादा ही कम या बहुत ज्यादा हो तो यकीनन ये एक दस्तक है कि दाल में कुछ काला है।
लोनावाला पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल मोरे बोलते हैं। हेलो साहब, मैं वॉकर्स पॉइंट से बोल रहा हूँ। साहब इधर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ बोले तो? इधर ना किसी इंसान की बॉडी चल रही है ऐसा लग रहा है। क्या? किधर? साहब इधर वॉकर्स पॉइंट पे। मेरे को लगा कि बॉडी है, इसके लिए मैं रुक गया, इसलिए सीधा थाने में फोन लगाया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ये रहे घर के सारे पेपर्स। बेचने वाला कौन है? रमेश कनात्रा। अमेजॉन विला। तो सोसाइटी आपको पोजीशन के लिए एनओसी नहीं दे रही? हाँ सर। बस यही पेपर्स दिए आपको गनात्रा जी ने, और ये एक लेटर ऑफ इंटेंट। समझ आया आपको? इसका मतलब बेचने का इरादा है, बेचा नहीं। सर मैंने उनको फुल पेमेंट कर दिया है। लेकिन आबिद भाई, आपने नीचे वाला घर खरीदा है पूरे गार्डन के साथ, तो आपको तो पता होना चाहिए ना इसके लिए ट्रांसफर पेपर जरूरी है। वो कहाँ है? बिना ट्रांसफर पेपर्स के सोसाइटी आपको इस घर का मालिक कैसे मान सकती है? देखिए हरीश जी, कनात्रा साहब ने मुझे यही पेपर्स दिए हैं, अभी और काम बाकी है। ठीक है, काम पूरा होने के बाद आइए। बिना ट्रांसफर पेपर्स के सोसाइटी आपको एनओसी इशू नहीं कर सकती। जब पूरे कागज आ जाएंगे तभी आगे कार्रवाई होगी, और तब तक के लिए आबिद भाई, आई एम रियली सॉरी, ये पोजीशन आपको नहीं मिल सकती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कार्रवाई पूरी कर लीजिए और बंगले का पोजीशन ले लीजिए। सर मैंने फुल पेमेंट कर दिया है, सोचा था जल्द से जल्द वहां शिफ्ट कर जाऊंगा। मुझे पता है कि अभी कार्रवाई बाकी है, लेकिन उसके लिए सामने पार्टी भी तो चाहिए। ना रमेश जी का फोन लग रहा है और ना ही उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया जी का। हो सकता है किसी डील में बिजी हो या फिर शहर के बाहर गए हो। कहाँ रहते हैं? पुणे में, और सौदा भी पुणे में ही हुआ था सर। देखिए मिस्टर आबिद खान, आप चाहें तो एफआईआर लिखवा सकते हैं, मगर इतनी जल्दी क्यों है? आदमी तो भरोसे का था ना। हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए छोटा मोटा सौदा तो है नहीं, करोड़ों की डील है। मेरे ख्याल से आप 1-2 दिन रुक सकते हैं। हो सकता है रमेश जी का फोन आ जाए, उसके बाद बैठ के मैटर सॉल्व कर लीजिएगा। एक प्रॉपर्टी का खरीदार आबिद खान इस बात से परेशान था कि प्रॉपर्टी बेचने वाले रमेश और उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया दोनों के फोन बंद थे, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। पूरी कीमत चुकाने के बाद भी ना तो उसके हाथ प्रॉपर्टी के कागजात आए थे और ना ही सोसाइटी आबिद खान को पोजीशन लेने दे रही थी। और दूसरी तरफ कोई और भी था जो रमेश कनात्रा और सुप्रिया अकोलकर के लापता हो जाने से बेहद परेशान था। कैसी है मृदुला बेटा? काका बहुत चिंता में हूँ। क्यों? क्या हुआ? काका 2 दिन हो गए, पापा का कोई पता नहीं, ना उनका फोन आया और अब उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे प्रॉपर्टी के चक्कर में रमेश भाई कहीं गए होंगे। पर काका 2 दिन, कम से कम दिन में एक बार तो बात होती ही है। काका मुझे बहुत चिंता हो रही है। टेंशन मत ले बेटा, मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूँ। ठीक है काका। बाय बेटा। रमेश भाई,
अरे देवांग अंकल, नहीं नहीं, मम्मी तो 2 दिन से घर नहीं आई हैं। कहाँ गई है वो? पता नहीं, मुझे लगा हमेशा की तरह वो रमेश अंकल के साथ किसी प्रॉपर्टी के डील के लिए बाहर गई होंगी। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? पता नहीं, मृदुला का फोन था, बहुत परेशान थी। 2 दिन से उसके पापा से उसकी बात नहीं हुई। काका काका, मैं भी निकल रही हूँ पुणे के लिए। बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों प्रॉपर्टी डील के लिए कोई ऐसी जगह गए होंगे जहां नेटवर्क नहीं होगा। पर काका, ऐसा कोई प्लान होता तो मुझे नहीं बताते, मुझे फोन करके ही जाते वो। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अब क्या करें? पापा का कोई फोन नहीं आया और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, रमेश गणात्रा और उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया अकोलकर, दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं सुप्रिया के घर भी जाकर आया, उसके बेटे रवि को भी पता नहीं वो कहाँ गई है। अब रमेश गणात्रा के भाई है ना? हाँ, छोटा भाई, पुणे में रहता हूँ। पापा की गाड़ी भी नहीं है पोर्च में। बरबे, चाय के 5 खाली कप और नाश्ते की कुछ प्लेट्स। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? 13 मई को। आज 17 तारीख। दूध के 3 पैकेट और 3 अखबार घर के बाहर पड़े हुए थे। आपके पिताजी यहाँ अकेले रहते थे? जी, माँ 10 साल पहले गुजर गई थी, तब से पापा यहीं पुणे में अकेले रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ मुंबई में रहती हूँ। मतलब दूध के पैकेट 3 दिन बाहर पड़े रहे थे, 15, 16 और 17। 14 मई को आपके पिताजी किसी से मिलने वाले थे, कुछ बताया था आपको? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बल्कि ये बताया था कि मुंबई वाले घर की डील हो रही है। शायद उन्हीं से मिले हो 14 मई को। सर, कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के देखते हैं, शायद उसे पता हो उस दिन यहाँ कौन आया था। ठीक है। आपने घर चेक कर लिया? और भी कुछ गायब है? जी नहीं सर, गायब तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, पर मैंने लॉकर चेक नहीं किया। चाबी है आपके पास? जी सर, एक सेट मेरे पास ही रहता है। सर, सब कुछ गायब है इसमें से, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या क्या था इसमें? पापा का पैन कार्ड, पासपोर्ट, जमीन के कागजात, इंश्योरेंस के पेपर्स, सब कुछ था इसमें। लॉकर में क्या क्या है ये बात किस किस को पता है? सर, मेरे अलावा सुप्रिया को, वो पापा की सेक्रेटरी है, वो सब जानती है। और इस वक्त वो भी गायब है।
14 मई सुबह 11:30 की एंट्री है, लेकिन रजिस्टर में कोई नाम नहीं है, ऐसा क्यों? साहब वो आदमी आया, बोला बहुत जल्दी में है, बस 5 मिनट का काम है। बहुत घाई में थे सर वो लोग। ये स्कॉर्पियो की गाड़ी की जो एंट्री है, इसी में आए थे वो लोग? हाँ साहब, यही गाड़ी है। 3 लोग थे साहब गाड़ी में। अरे भाई, गणतरा जी के वहां जाना है, प्लीज जल्दी से गेट खोलो ना। जरा एंट्री कर दो साहब। अरे भाई 5 मिनट का काम है, जल्दी हो जाएगा, प्लीज, बहुत जल्दी में, प्लीज। ठीक है साहब। 5 मिनट? सर उन लोगों ने शायद वहां बैठ के चाय पी। तुम्हें पक्का पता है कि वो लोग 5 ही मिनट में निकल गए थे? सर पक्का तो नहीं मालूम सर। तुम लोग क्या सिक्योरिटी करते हो या सो जाते हो? स्कॉर्पियो गाड़ी का रंग याद है? हाँ साहब, काले रंग की थी साहब। ये नंबर ठीक है? सर बरोबर इधर लिखा है सर, ये इधर सर। MH02YZ34Y5। जी सर। जी साहब, मैं तो सुबह 9 बजे अपने काम पर निकल जाता हूँ, और वैसे भी रमेश जी से कभी कभार मुलाकात होती है। 3 दिन से वो घर नहीं आए। अब पता नहीं साहब, मैंने आपको बताया ना, उनसे कभी कभी मुलाकात होती है। और 3 दिन क्या, उनसे 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। नहीं सर, सुप्रिया पे शक नहीं कर सकते। वो पापा के साथ तब से है जब से उनकी और पापा की एक छोटी सी एजेंसी थी। 30 साल से दोनों साथ हैं। घर पर और कोई काम करता है, मतलब काम वाली या नौकर? एक काम वाली बाई है, अनीता। सुप्रिया अकोलकर और रमेश गणात्रा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। यस सर। मुझे काम वाली बाई अनीता और सुप्रिया का बेटा रवि, दोनों के नंबर्स चाहिए। सब रोज सुबह 8 बजे को काम पे आती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक काम खत्म करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ सब। 14 मई की सुबह तुम काम पर आई थी? वो सब आई थी मैं, तभी अपने साहब और मैडम कुछ काम कर रहे थे। अरे सुप्रिया, अमेज़न विला के शेयर सर्टिफिकेट कहाँ रखे हैं? यही है ऊपर लॉकर में। तो जरा लेके आओ ना, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। ये अमेज़न विला मुंबई में है ना? जी सर। और रमेश गणात्रा उसे बेचना चाहते थे? जी हाँ। नहीं सर, मम्मी मुझे बता के नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है। 14 तारीख की सुबह को वो घर से निकली थी। जाते वक्त अपने साथ कुछ कपड़े वपड़े लेकर गई है वो? नहीं तो। रवि, जब तुम्हारी माँ 3 दिन तक वापस नहीं आई तो तुम्हें फिक्र नहीं हुई? सर मेरी माँ मेरे पैदा होने के पहले से रमेश अंकल के साथ काम कर रही है, और वो अक्सर प्रॉपर्टी के डीलिंग के लिए घर से बाहर जाती रहती हैं। मुझे लगा इस बार भी वो उसी सिलसिले में कहीं बाहर गई होंगी। पर इस बार वो तुम्हें बता कर नहीं गई थी वो कहाँ जा रही है? सर मुझे लगा कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। सर, रमेश गणात्रा और सुप्रिया अकोलकर दोनों के फोन 14 मई 2013 को बंद हुए थे। आखिरी लोकेशन थी पुणे गोवा रोड। पुणे गोवा रोड? वहाँ क्यों गए होंगे? कोई प्रॉपर्टी की डील होने वाली? ये तो मालूम नहीं सर, लेकिन पापा बहुत पैशनेट थे प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए। मेरा भाई कम दाम में प्रॉपर्टी खरीदता था और मार्केट ऊपर जाने पर बेच देता था। भाव कम है इसलिए तो खरीद रहा हूँ। कुछ ज्यादा सस्ते का नहीं लग रहा? कई बार सुप्रिया पार्टी कोई अड़चन में आ जाती है तो घाटे का सौदा भी कर लेती है। रमेश जी को आखिरी कॉल एक मुंबई नंबर से आया था, 14 मई को सुबह 8:30 बजे। पता करो ये नंबर किसका है। सर रिंग जा रही है सर। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? PSI सुनील बर्वे, पुणे पुलिस। नमस्कार सर, मैं आबिद खान बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? 14 मई 2013 को तुम रमेश गणात्रा और सुप्रिया अकोलकर से मिले थे? हाँ सर, मिला था पुणे में, और सर तब से दोनों गायब हैं। मैं वहाँ पुणे में गया, मैंने फुल पेमेंट किया, और जब ट्रांसफर करने का टाइम आया तो दोनों गायब हैं। ना रमेश जी का फोन लग रहा है, ना उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया जी का। सब मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुम लोग वहाँ पर कितनी देर रुके थे? यही कोई 10 मिनट समझ लीजिए। हम लोग वहाँ गए, फुल पेमेंट किया, कुछ पेपर्स लिए और 1 कप चाय पीकर निकल आए वहाँ से। कल मैं लोकल पुलिस थाने गया था उन दोनों के खिलाफ कंप्लेन करने। रमेश गणात्रा और सुप्रिया दोनों मेरे पैसे लेकर गायब है। सर आधे अधूरे पेपर्स दिए और जब ट्रांसफर का टाइम आया तो दोनों गायब है। ठीक है,
कुछ पता चलता है तो बताते हैं। जी सर, थैंक यू। ये मामला तो ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। सर, ये कॉल करने वाला आबिद खान था और वो और उसके साथी रमेश गणात्रा के घर से 10 मिनट में निकल गए थे। रमेश जी की गाड़ी भी गायब है। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कुछ पता चलता है तो आपको कॉल करके बता देंगे। गाड़ी भी गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं है रमेश और सुप्रिया दोनों कहीं गायब हो गए हो? सर, लॉकर से पासपोर्ट, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ गुम है। मुझे लगता है हमें सारे एयरपोर्ट भी एक बार चेक करवा लेना चाहिए। ये रमेश गणात्रा पैसे वाली पार्टी है। एक घर मुंबई में है, एक बंगलो पूना में है। कम कीमत पर प्रॉपर्टीज खरीदना और मार्केट ऊपर जाने के बाद प्रॉपर्टीज बेचना उसका बिजनेस है। वो किसी का पैसा लेकर क्यों भागेगा? ये काम सुप्रिया का भी तो हो सकता है। पूरे 30 साल से उनके साथ काम कर रही है वो। चोरी चकारी ही करनी होती तो कब का हाथ साफ कर लेती वो। सर, मुंबई का बंगला है, बहुत बड़ी डील होगी। हो सकता है नियत पलट गई हो। पहले हमें इस मुंबई के घर के बारे में पता कर लेना चाहिए। मुंबई क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट करना होगा। पुलिस की जांच अब रमेश गनात्रा के मुंबई के बंगले तक आ पहुंची थी। क्या इस बंगले की डील में ही छुपा था रमेश गनात्रा और उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया अकोलकर के गायब होने का राज? क्या इस बंगले के साए में छिपी थी किसी जुर्म की दस्तक? ये ग्राउंड फ्लोर का गार्डन वाला घर रमेश गनात्रा का है। और ऊपर के फ्लैट्स? वो सब दूसरे लोगों के हैं। यानी ये जो सौदा हुआ था ये ग्राउंड फ्लोर वाले घर और गार्डन का हुआ था? जी हाँ। आपको पता था रमेश जी ये फ्लैट बेचने वाले थे? जी हाँ, सभी जानते थे कि वो ये फ्लैट आबिद खान को बेच रहे हैं। ओके। लेकिन हम सब इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो आदमी और सौदा हमें दोनों ही ठीक नहीं लग रहे थे। रमेश जी, मेरे को तो ये सौदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? भाई अच्छी कीमत मिल रही है मुझे, तो आपको ठीक क्या नहीं लग रहा उसमें? भाई रमेश जी, आप खुद सोचिए ना, आपका गार्डन, आपका घर, कुल मिलाकर 13 करोड़, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। देखिए रमेश जी, पिछले 3 महीने से आप भागदौड़ कर रहे थे। एक भी खरीदार ऐसा नहीं मिला जो 11 करोड़ भी दे दे। और आज अचानक कहीं से एक आदमी आता है और आपको 13 करोड़ देने को तैयार हो जाता है। कोई बेवकूफ़ी ऐसा सौदा कर सकता है? सोच लो रमेश जी, दूसरे को बेवकूफ समझकर कहीं खुद किसी चक्कर में ना पड़ जाना। अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है यार, उसे घर चाहिए और मुझे बेचना है। लेकिन जिसे घर चाहिए वो कम से कम मार्केट रेट का तो पता करेगा, है कि नहीं? यार सीधी बात है, जलन हो रही है तुम सबको। देखिए रमेश जी, आप हमें गलत मत समझें। हमें जो लगा हमने आपको बता दिया। अब 10 रुपए की चीज की कोई 15 रुपए देने लगे तो सोचना तो पड़ेगा ना। यार तुम लोग भी ना क्राइम पेट्रोल देख देख के सब जगह तुम्हें दस्तक सुनाई दे रही। अरे भाई अच्छा आदमी है, अच्छा सौदा है, तो प्रॉब्लम क्या है? 13 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, यही बात हमने रमेश को भी समझाने की कोशिश की थी, पर और वो आबिद खान कहता है कि वो पूरी रकम दे चुका है। ये आबिद खान यहाँ पर आया कैसे? विपुल भाई लाए होंगे, वही रमेश जी के ब्रोकर हैं। विपुल भाई का एड्रेस दीजिए। जी। नहीं सर, आबिद मेरे थ्रू नहीं है। 3 महीने तक मैंने कई कस्टमर्स को घर दिखाया। तो फिर ये आबिद खान आया कहां से? अखबार में ऐड दी थी, उसने ऐड पढ़ी और सीधे रमेश जी को कांटेक्ट किया। ये बात तकरीबन 2 हफ्ते पहले की है, 1 मई के आसपास की। रमेश जी का फोन आया था। अरे अखबार में ऐड देखी और वो आ गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? विपुल भाई तुम भी ना सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। पूछना पड़ता है रमेश भाई, करोड़ों की डील है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। देखो विपुल भाई, पार्टी अच्छी है, मालदार है, तुरंत घर खरीदना चाहती है। हाँ, वो आबिद भाई का फोन आएगा, घर बता देना। ठीक है रमेश भाई, जैसा आप बोलो। फिर आबिद को मैंने घर दिखाया। ये स्विमिंग पूल ये भी अपना ही है। आइए, ये जो गार्डन देख रहे हैं ना, ये भी इसी घर का हिस्सा है।
ये है हमारा ये है हमारा बेडरूम और ये रहा 5 मई को रमेश जी पुणे से मुंबई आए, आबिद के साथ डील फाइनल किया। रमेश भाई, आपका घर बहुत शानदार है और सच बताऊं, ये गार्डन देख के तो मजा आ गया। अरे भाई, घर देख के तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो भाग जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए, आपकी क्या डिमांड है? अरे भाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने निकले हो, प्रॉपर्टी देखी, पसंद भी आई, अब तो हम फाइनल डील करने बैठे हैं। आपके दिमाग में कुछ तो बजट होगा। 13 करोड़। रमेश जी प्लीज, इसके ऊपर मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अमित भाई, थोड़ा कम है, मैंने कुछ ज्यादा सोचा ना, मैंने आपसे पूछा तो था कि आपकी क्या कीमत है, बता दीजिए। 15 तो बनता है भाई। प्रॉपर्टी देखो, गार्डन देखो, एरिया देखो। सॉरी रमेश भाई, 15 तो बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे 1 दिन दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। इतना याद रखिएगा, मैं आपको फुल पेमेंट दे रहा हूँ, सब एक साथ। बिल्कुल, तो कल बात करते हैं। सुन विपुल भाई, हमें बोलो, अब ठीक है? अरे आप मेरी बात सुनोगे रमेश भाई, तो भी मैं कुछ बोलूं ना। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों? ये पार्टी तुम नहीं लाए इसलिए ठीक नहीं लग रहा? तुम भोकर लोग भी ना। रमेश भाई, आपको इस वक्त सिर्फ नोट दिखाई दे रहा है। इस घर का ज्यादा से ज्यादा 10.5 करोड़ मिल सकता है, और पिछले 3 महीनों से इस रेट पर कोई भी पार्टी लेने को तैयार भी नहीं हुई। और ये आदमी हमारी ऑफर का वेट किए बिना 13 करोड़ का ऑफर देके चला गया। झोल लग रहा है, और ऊपर से आप 15 करोड़ का राग दे रहे हैं। रमेश भाई, ये तो बिल्कुल उल्टा सौदा है। विपुल भाई, हर आदमी उचक्का नहीं होता। अरे उसे घर खरीदना है, उसके पास पैसा है, वो देने को राजी है। फिर प्रॉब्लम क्या है? रमेश भाई, इतने सालों से आप प्रॉपर्टी के लेन देन का बिजनेस कर रहे हैं, आप भी लालच में आ गए ना। 13 करोड़ का ऑफर देके गया है, मुझे तो झोल रख गई। रमेश भाई, आप एक बार शांति से बैठकर आप इतना दिमाग मत लड़ाइए, ये काम मुझे पर छोड़ दीजिए। बस पेपर तैयार करवाने आ जाओ। साहब, मैं तो शुरू से बोल रहा था कि ये सौदा नहीं, लोचा है, पर रमेश जी को लगा लॉटरी लग गई। बैठे बैठे 13 करोड़ मिल रहे हैं। साहब, कुछ क्या, सब कुछ अटपटा। ये आबिद खान कह रहा था उसके पास घर के पेपर्स हैं। हो सकता है वो रमेश जी के साथ सौदा करने के लिए बहुत जोर दे रहा। उसने सर्च पेपर भी मांगे थे। हो सकता है टोकन मनी देकर उसने वो सर्च पेपर ले लिया। अब रमेश जी ने इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। इस आबिद खान की कुंडली खोलो। इतनी बड़ी डील करने के लिए इतना रुपए आए कहां से? उसका बैकग्राउंड चेक करो। 11 का 13 देने वाला ये सेठ है कौन? ओके सर। मुझे नहीं लगता रमेश और सुप्रिया ऐसे ही किसी का रुपया खाकर भागने वालों में से। सर, सारे एयरपोर्ट से पता लगा है, रमेश गणात्रा या सुप्रिया अकोलकर दोनों में से कोई देश के बाहर नहीं गया। बरवे, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ पता लगाया है कि रमेश गणात्रा और आबिद खान, इन दोनों के बीच मुंबई वाले घर की जो डील हुई थी, उसी में कुछ गड़बड़ है। ये तो पता था कि पापा घर का सौदा कर रहे हैं, पर डील कितने की थी ये नहीं पता। कुछ ज्यादा ही कीमत मिल रही थी इस घर की, ऐसा पुलिस का कहना है। शायद इसी डील में कुछ गड़बड़ हुई है। पर सुप्रिया को समझाना चाहिए था ना पापा को। सुना है सबने समझाया था रमेश भाई, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी उसने। साहब, खबर सुनोगे तो हिल जाओगे। हर बार पिक्चर की स्टोरी सुनाने जैसा शुरू मत करना, सीधा खबर पे आ। आपने जो स्कॉर्पियो का नंबर दिया था ना, MS02YZ3455, आपके महाराष्ट्र के किसी भी आरटीओ में इस नंबर की गाड़ी रजिस्टर नहीं साहब। मतलब इस आबिद खान का पक्का कुछ झोल है। झोले, अक्का कपाट भर के झोले। निकलते जाओ ना तो एक एक किस्सा बाहर आएगा। फुल हिस्ट्री से डरे। 3 महीने जेल में था,
अभी जो 1 महीना पहले बाहर आए, बोले तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन में उसका खाता खुला है। 1 नंबर से छपरी साहब तो छोटा सा गारमेंट का यूनिट चलाता है, 13 करोड़ तो दूर की बात। सौदे में फायदा अगर एक सपने की तरह से लगने लगे तो समझ लीजिए कि वो सौदा नहीं, एक जाल है। अफसोस कि रमेश गनात्रा के आसपास के सभी लोग इस सौदे में जुर्म की दस्तक को सुन पा रहे थे, लेकिन रमेश गनात्रा ये दस्तक नहीं सुन पाए। सर, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है सर। मैंने सारे छपड़ी धंधे छोड़ दिए हैं। अल्लाह ताला की रहम से गारमेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर गलत रास्ते पे चलूं तो तौबा है सर। किस फकीर ने तेरे सर पे हाथ रखा था कि तू बदल गया? चल अब खुद के गुण गाना बंद कर और सीधे सीधे बता कि रमेश गनात्रा का है। बता। सर, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि रमेश जी कहाँ हैं। बता दो सब, रुक जाइए सर, सब सच बताता हूँ, सच बताता हूँ सर। चल भाग, जल्दी भाग। ये प्रॉपर्टी तो देख, पता कर इसके बारे में, ये अच्छा सौदा हो सकता है। येड़े हो गए कि आबिद भाई बंगला खरीदोगे? अरे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, इसमें हाथ कैसे डालेंगे? तू दिमाग मत चला, तू सोचने का काम मुझ पे छोड़ दे। तू फोन घुमा। वो रास्ता तो आप देख ही चुके हैं, और ये सामने एक बहुत अच्छा गार्डन है, ये देखिए, ये भी इसी घर का हिस्सा है, और इसका एक रास्ता वहां पीछे से भी। $11 करोड़ बोलो उसने। 11 करोड़। 11 करोड़ खरीदेगा तू ढक्कन साला। तू उसके बारे में पता कर। पता किया ना भाई, वो मालिक का नाम रमेश गनात्रा है, पूना में रहता है और बीवी मर गई, अकेला है। बेस्ट है। अरे ये हुई ना पते की बात, सुना? भाई प्लान क्या है? कमलेश तू एक काम कर, पूना जाओ और ये रमेश भाई का पूरा बायोडाटा निकाल। पर भाई प्लान तो बताओ। तो तुम्हारा प्लान घर खरीदने का कभी था ही नहीं सर, वो कमलेश ने पता लगाया कि रमेश गनात्रा अकेला रहता है, उसका कोई सगे वाला नहीं है, तो फिर मैंने प्लान बनाया कि खरीदार बन के उसके पास जाऊंगा। 13 करोड़, इसके ऊपर मेरे पास 1 रुपया नहीं है। थोड़ा कम है, मैंने कुछ ज्यादा सोचा। सर, हम लोग को पता लगा कि रमेश गनात्रा बहुत मालदार पार्टी है, लेकिन वो अपनी अमीरी दिखाता नहीं है। मुझको मालूम था कि अगर उसको ज़्यादा पैसा ऑफर करेंगे तो वो मेरे झांसे में फंस जाएगा। होशियार चंद, तूने क्या सोचा करोड़ों की लालच देकर तुझे फांस लेगा? ये तेरा प्लान था ना कि घर के पेपर्स लेकर निकल जाने को, ऐसा दिखाने का कि पैसे लेकर वो भाग गया। तुझे क्या लगा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? कौन पता करेगा कहाँ है कहाँ गया, बराबर? हाँ सर, हमें क्या पता था कि उसके सगे वाले हैं भी। चल बताओ रमेश गनात्रा कहाँ है? सर, फाइनल लेन देन के लिए मैंने उसके साथ मीटिंग फिक्स किया था सर। अभी जी आपको जो पेपर्स भेजे थे वो मिल गए ना? कोई डाउट वाउट तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल रमेश भाई, सारे पेपर्स एकदम अप टू डेट है। तो लेन देन कब करनी है? वैसे एक बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मुंबई बहुत कम आता हूँ, काम हो तो ही। हाँ, और रमेश जी की ओर से सौदे का सारा काम मैं हैंडल करती हूँ। अच्छा, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। वैसे रमेश जी, एक बात है कि मैं शनिवार इतवार तक पैसों का इंतजाम तो कर दूंगा, बट आपसे ये पूछना था कि आपको पैसे कैसे चाहिए, मतलब कैश में कितना और वाइट में कितना? क्योंकि वैसे भी मार्केट रेट से ज्यादा ही दे रहा हूं मैं, तो मैं कोई सरकारी झमेले में नहीं फंसना चाहता। तूने तो 1 रुपया भी नहीं दिया होगा उसे। नहीं सर, सिर्फ टोकन मनी दिया था। और उसके बाद? अच्छा रमेश जी, तो फिर हम चलते हैं।
और पैसों का इंतजाम होते ही इस हफ्ते के आखिर तक मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है ना सुप्रिया जी? ठीक है, आप फोन कीजिए, मैं आ जाऊंगी। अच्छा जी। रमेश जी, एक और बात करनी थी आपसे। ये पूना गोवा हाईवे पर एक जमीन देखने जा रहा हूं मैं, एकदम कचरे के भाव बिक रही है, देखना चाहेंगे आप? क्या रेट क्या लगा रहा है? सर मैंने कहा ना आपसे, बिल्कुल कचरे के भाव, मार्केट से कम 60% कम, और ये गारंटी है कि 1 साल के अंदर 200% भाव बढ़ने वाला है। कोई जान पहचान वाला है क्या? सर बिल्कुल लंगोटिया यार है वो मेरा। 1 मिनट। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है। रमेश जी, आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं? हाँ। मैं कह रहा था कि हमारी गाड़ी है, अब हमारे साथ चलिए, आते वक्त हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, आइए। जो जमीन दिखाने को बोला था वो तो होगी नहीं। नहीं सर। कहां मारा उन दोनों को? और फिर हमें रमेश गनत्रा के घर की और लॉकर की चाबियां मिली। तू इधर देख, तू उधर देख। ए प्रताप, प्रताप इधर आ, इधर इधर। ये पैसे रख, ये ले। पता नहीं ये बक्से में क्या है। अरे बुढ़े का पासपोर्ट वगैरह। हाँ चल चल रख 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 रख। अरे वो अपने पास कहाँ है लेकिन? कागज, चल 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 रख रख रख, चल 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 चल। रुक रुक, बैठ दे मुझे, चल। प्रताप दरवाजा खोल, चल। गाड़ी कहाँ है रमेश जी की? बेच डाली सर। कहाँ?
आओ साहब, अमी आलेलो थे। 4 दिन पहले एक आदमी का फोन आया था, इधर बॉडी जल रही बोल के। हम लोग ने कंप्लेंट भी रजिस्टर किया था सर। इधर आके चेक किया तो कुछ जलता हुआ दिखा नहीं साहब। हो सकता है बारिश की वजह से आग बुझ गई हो। सर ये देखिए सर, पापा की कुछ खबर मिली? कहाँ है वो? आई एम सॉरी, बुरी खबर है। रमेश जी और सुप्रिया जी के बॉडीज के अवशेष हमने फॉरेंसिक लैब में भेज दिए। रमेश जी की गाड़ी और घर के कागजात आबिद के पास से मिले। इस कांड में उसके और 2 साथी भी थे जिनको हमने हिरासत में ले लिया है। मैंने बोला था ये सौदा ठीक नहीं। काश रमेश भाई ने हमारी बात सुन ली होती। रमेश जी को बोला था मैंने, ये आदमी ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई अच्छा आदमी है, अच्छा सौदा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तीनों अपराधी अभी हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। यह सौदा कुछ ऐसा था जो कभी होने वाला ही नहीं था। आबिद और उसके सह अपराधियों के इरादे नेक नहीं थे। उनके जुर्म करने का तरीका बिल्कुल साफ था। ऐसी कीमत ऑफर करो कि सामने वाले का जी ललचा जाए। इस सौदे में जुर्म की दस्तक सबको सुनाई दे रही थी। सिर्फ रमेश गनात्रा इस दस्तक को नहीं सुन पाए। उन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके साथ उनकी सेक्रेटरी सुप्रिया अकोलकर ने भी। मुफ्त का सौदा घाटे का सौदा, ये जानते हुए भी अक्सर हम इसमें फंस जाते हैं। जहां भी किसी सौदे में जबरदस्त फायदा नजर आए, वहां सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं बल्कि सौदे में सामने बैठे आदमी के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर इंसान पर शक करें, पर थोड़ी सी सावधानी हमें किसी बड़े जुर्म का शिकार होने से बचा सकती है, क्योंकि हम सब सौदे में सिर्फ फायदा ही ढूंढते हैं। कंडीशंस अप्लाई को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।